तो देखिए आज की बैठक में और कुछ जमा हुआ है तो उसको हमको उसी तरह यहाँ पे कॉलम में भी ऐड करना और यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी लेन देन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एक कॉलम में नहीं बना सकते हैं, ये हमारी एक ऋण की लेन देन है। मान के चलो आपकी ग्राम संगठन को 2-3 प्रकार की निधियाँ आए हैं तो उसके लिए अलग अलग ऐसा स्क्रॉल अलग अलग टेबल बनाएंगे। जैसे वीआरएफ खाता, ये हमारी सीएफ खाता है, वीआरएफ के लिए अलग से आया है तो उसको अलग बना के लिख सकते हैं। जैसे आपकी लेन देन बढ़ती जाएगी वैसे आपके लिखने की तरीका भी मतलब लिखना भी बढ़ता रहेगा। तो ये हमारी आज की बैठक में बस इतना ही लेन देन हुआ है नगदी रूप से। तो इसको थोड़ा सा हम टोटल करेंगे। टोटल हमारा हुआ है 7,800। कितना हुआ है? 7,800। आपको हमेशा हम बता रहे हैं, इससे पहले भी हमने बताया है, एसएचजी की कैश बुक में भी हमने आपको बताया है। जिस समय हमने प्राप्ति का टोटल डाल दिया है तुरंत इस टोटल को ले जाके हमको भुगतान के तरफ लिखना चाहिए, क्योंकि कभी भी तराजू बराबर होना चाहिए। 1 किलो का वजन मैंने इस तरफ डाला है तो बराबर 1 किलो का वजन ही यहाँ पे आएगा। सही है कि नहीं? यानी आज की बैठक में जमा में बस 7,800 रुपया आए हैं। 7,800 रुपया आए हैं तो तुरंत यहाँ पे सिर्फ भुगतान में 7,800 रुपया ही आना चाहिए। 1 रुपया कम भी नहीं आना है, 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं आना है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप का नगद की विवरण को, नगद की लेन देन को समाप्त करने के बाद ही बैंक के लेन देन में जाना चाहिए, क्योंकि नगद से कुछ पैसे हम बैंक में भी डाल सकते हैं, बैंक से निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये 2 अकाउंट से प्राप्ति, यहाँ पे जो 2 कॉलम है, 2 प्रकार की नगद पुस्तक को हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं, इसीलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। समझ में आ रही है ना? तो पहले हम एक नगद का जो मतलब नगद का जो प्राप्ति भुगतान है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद बैंक वाली खाता में जाएंगे। तो अभी इसको क्लोज करना नहीं है, नहीं करना है, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। ठीक है, तो अभी जाएंगे हम भुगतान के तरफ। तो अभी हम आज का कौन सा तारीख है बैठक का? 10/10/2020। ठीक है, तो ये हमारी बैठक में हमने एक समूह को नया ऋण दिया है। वो समूह का नाम, आप कितना विस्तार से पुस्तक संचालन करेंगे उतना सिक्योर आप रहेंगे, उतना सुरक्षित आप रहेंगे। आपको हर प्रकार की समाचार आपको तुरंत मिलेगा। अगर आप लिखने में कंजूसी करेंगे तो लास्ट में समाचार के लिए भटकना पड़ेगा। तो जितना सविस्तर आप लिखेंगे उतने अच्छे पुस्तक संचालक आप कहलाएंगे। और उसमें आपको जितना आप सविस्तर लिखेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको लिखने की तरीका समझ में आएगा। तो देखिए हर हेडिंग के नीचे आपको उसका विवरण लिखना चाहिए। जैसे ये हमारा हेडिंग है, कंपलसरी आपको इसका विवरण लिखना चाहिए। अगर आप वैसा नहीं लिखेंगे तो बाकी के रजिस्टर लिखने में आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग क्या है? समूह को ऋण खाता। तो इसमें आज की बैठक में बैठक प्रस्ताव पुस्तक का वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि उन लोगों ने आज की बैठक में उजाला नाम की समूह को 1 लाख रुपया मंजूरी किया है। 40 किस्तों में वो चेक नंबर 55/22/11 के नंबर के चेक नंबर से उन्होंने इनको 1 लाख रुपया चेक के माध्यम से पैसे दिए हैं। कैसे दिए हैं? चेक के माध्यम से। यानी हमने अपने हाथों से पैसे दिया है? नहीं, नगद से हमने पैसे नहीं दिया है। तो कहाँ से दिए हैं? बैंक से गया है। तो इसको क्या लिखना है? या बैंक कॉलम में लिखना है। ठीक है, हमारे बैंक खाता में शुरुआत से ही 1 लाख रुपया था। सही है कि नहीं? तो ये 1 लाख रुपया पिछले महीने में हमको क्लस्टर संगठन से CIF ऋण राशि 1 लाख रुपया आ चुका था, जो हमारे बैंक खाता में शेष राशि के रूप में था।
तो उस बैठक में हमने चर्चा किया और उस बैठक में हमने चर्चा किया था समूहों की ज़रूरतों के लिए हमको ऋण राशि मिला है। तो हमारे पास उजाला समूह अपनी एमसीपी प्रस्तुतिकरण करके वो 1 लाख रुपया का ऋण मंजूरी कर लिया है। तो ये 1 लाख रुपया हमने वहाँ पे चेक के माध्यम से दिया है, इसलिए हम उसको बैंक में लिखा है। उसके बाद CLF को ऋण वापसी खाता। तो ये CLF हमको पहले 1 लाख रुपया दिया था जो हमने ये 2 समूहों को दिया है, उसकी वापसी 5 किस्त हो गए। और उसके बाद पिछले महीने में पहले 1 लाख मिला, उसके बाद 1 लाख मिला, फिर उसके बाद 1 लाख मिला, यानी अलग अलग तारीखों में हमको टप्पे टप्पे में 3 लाख रुपया अलग अलग समय पर मिला है। ठीक है, तो इसमें पहले 1 लाख को ये दोनों समूहों को दिया 50-50 हज़ार करके। उसके बाद हमारे ये ग्राम संगठन में जो निधि था, हम पैसे जमा करते हैं तो उसमें कुछ पैसे हमारे बचे भी रहते हैं, हमारा बचत भी है, सदस्यता शुल्क भी है, हिस्सादान भी है। तो उसको जोड़कर इनकी एमसीपी 60,000 रुपया था, तो इनका एमसीपी 60,000 रुपया हमने मंजूरी कर दिया। तो इन्होंने किस तरह का 60 किस्त और इन्होंने 50 किस्त और इन्होंने 45 किस्त, मतलब उनके नियम के अनुसार उन्होंने अलग अलग किस्त रखे थे। उन्होंने किस्तों के नियम के अनुसार वो लोग अपना ब्याज जमा कर रहे। मगर यहाँ पे उजाला समूह ने 1 लाख रुपया 40 किस्तों में जमा करने की प्रॉमिस हमको किया है, यानी वो 40 किस्तों में हमको वो पैसे जमा करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए, आप CAF मैनेजमेंट की हमारी एक वीडियो है, वो देखने से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे CLF को हम किस्त जमा कर रहे हैं, हमको 3 लाख रुपया मिला है अभी तक, तो उसको 50 किस्तों में वापस करने की हमारी एग्रीमेंट है। तो उसमें एक किस्त जमा हो गया हमारा 6,000 रुपया। और ये ब्याज जो है ना, हमारे अभी तक का जो बैलेंस है, क्लोजिंग मतलब अंतिम शेष राशि, ऋण की शेष राशि है, उसके ऊपर हम ब्याज जमा करते हैं। तो आज की महीने तक हमारी क्लस्टर संगठन में शेष राशि जो है 2,80,000 रुपया है, तो उसके 2,90,000 रुपया है। उसके हिसाब से हमारी क्लस्टर संगठन को 50 पैसा ब्याज में हम जमा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 50 पैसा ब्याज हो गया 1,450 रुपया। तो ये कुल मिला के 7,450 रुपया चेक नंबर 55/22 के माध्यम से हमने दिया है। तो ये कैसे गया है, आप कभी भी ध्यान में रखना है, जो पैसे चेक से गया है या डायरेक्ट नेफ्ट ट्रांसफ़र आपने किया है या RTGS से ट्रांसफ़र किया है, तो वो पैसे आपको नगद में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक में गया है सीधा। तो उसको कहाँ लिखना है, डायरेक्ट बैंक में आपको लिखना है। और कभी भी ध्यान में रखना है, बैंक में जो टोटल आया है आपके यहाँ का टोटल भी बराबर उतना ही आना चाहिए। अगर वैसा नहीं आएगा तो बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो वो टोटल का विवरण आपको यहाँ पे देना है नीचे। जैसे देखिए, आपको अगर आप बैंक पासबुक चेक करेंगे तो वहाँ पे 7,450 रुपया लिखा रहेगा, सही है कि नहीं। मगर आप यहाँ कैश बुक में किस्त राशि में 6,000 रुपया, ब्याज राशि में 1,450 रुपया लिखेंगे, तो 1 साल के बाद शायद आपको याद नहीं रहेगा। समझ में आ रही है, याद नहीं रहेगा और आपकी बैंक पासबुक कुछ बोलता रहेगा और आपका कैश बुक कुछ बोलता रहेगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो टोटल आपने डाला है, आपकी पासबुक में जो टोटल है, यानी ये आपका नगद पुस्तक की जो ये बैंक कॉलम है, ये बैंक का जो कॉलम है आपकी बैंक पासबुक का नकल होना चाहिए, जिसको हम फोटोकॉपी कहते हैं। तो उसमें जो अमाउंट्स, जो आंकड़े दिख रहे हैं, वही आंकड़े आपको यहाँ पे दर्शाना चाहिए, तभी आपको भी दिक्कत नहीं होगा, आगे जाके जो ऑडिटर आएगा उसको भी दिक्कत नहीं होगा, और आंकड़े भी जल्दी से, मतलब हिसाब भी जल्दी से समझ में आएगा हमको। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हमने 7,450 रुपया CLF को दिया है चेक के माध्यम से, मगर उसमें कौन कौन से नाम पे दिया है उसका विवरण अलग से हमको यहाँ पे लिखना है। ये लिखने से क्या होगा, ये जो किस्त खाता है हमको जनरल लेडजर में पोस्टिंग करने के लिए आसानी रहेगा।
साधारण खातावाही पुस्तक, जो हमने समूह की साधारण खातावाही पुस्तक या लेडजर पुस्तक के बारे में हमने वीडियो बनाया है, उसको अगर समझना है तो वहाँ पे आप एसएचजी की कैश बुक और लेडजर को देख सकते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये किस्त राशि सीधा ले जाके आपको साधारण खातावाही पुस्तक लिखने के लिए आसानी रहेगा। तो यहाँ पे विवरण में आपको इसको विस्तार से लिखना है। यहाँ टोटल तो जो बैंक में दिखता है वही आपको दर्शाना है। समझ में आया है ना? क्लियर? उसके बाद है यहाँ पे बैंक जमा। देखिए पहले हमको क्या करना है, 7,800 रुपया आज की हमारी नगद राशि है जो हमारे कोषाध्यक्ष के हाथ में है या हमारे अध्यक्ष के हाथ में है। तो ये 7,800 रुपया उन्होंने क्या किया है उसका हिसाब हमको देना है। तो उसमें से सिर्फ उन्होंने सफ़र खर्च के लिए, जैसे हमने बैठक प्रस्ताव के बारे में बार बार बता रहे हैं, नगदी रूप से उन्होंने खर्चा किया है, सफ़र खर्च के लिए 150 रुपया खर्चा किया है। कितना किया है? 150 रुपया। तो बाकी कितना रहेंगे? देखिए मैं आपको बताती हूँ। 7,800 रुपया आज का हमारा जमा राशि है, उसमें से 150 रुपया आपने माइनस किया, कितना बचा है? 7,650 रुपया। ठीक है ना? तो आपको हमारी मीटिंग मिनट्स की वीडियो इसलिए हम देखने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी निर्णय होता है हमको बैठक में ही लेना चाहिए, और एक बैठक में जो निर्णय लिया है, जो लेन देन किया है, उसी को बाकी पुस्तकों में हम चढ़ाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये विवरण आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक की वीडियो में मिलेगा। तो ये 7,650 रुपया, उसमें उन्होंने क्या किया है, ये आपको डबल एंट्री जो है नगद और बैंक दोनों मिला के लिखने वाली कैश बुक में सबसे कठिन और सबसे कंफ्यूज घुमाने वाला सेक्शन यही है, बैंक जमा। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप डबल एंट्री नहीं, ट्रिपल एंट्री, फोर्थ एंट्री भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा मैं समझाने की, आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये नगद से लेन देन हुआ है, किसका हुआ है? ग्राम संगठन का हुआ है, जो बैठक में सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में पैसे आया है, गया है। ठीक है, मगर यही ग्राम संगठन का दूसरा एक खाता भी है, वो कहाँ पे है? बैंक में है। बैंक में भी पैसे आते हैं और जाते हैं, सही है कि नहीं? ये हमारा नगद यानी पैसे वास्तव में इस बैठक में जो पैसे रूप से आया है वो हमारा ये प्राप्ति का विवरण है, और ये नगद से जो पैसे भुगतान हुए हैं वो भुगतान का विवरण है। ठीक है ना? अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारी ग्राम संगठन की इस बैठक में 7,800 रुपया हमको जमा हुआ है, उसमें से हमारे सफ़र खर्च खाता, हमारी अध्यक्ष सचिव CLF की मीटिंग में जाने के लिए 50-50 रुपया उन्होंने सफ़र खर्च लिया है, और बैंक में पैसे जमा करने के लिए कोषाध्यक्ष ने 50 रुपया लिया है। कुल मिला के तीनों को 150 रुपये यहाँ पे हमारा सफ़र खर्च हुआ है। ठीक है ना? तो ये 150 रुपया हमने नगद से दिया है, 7,650 रुपया बाकी है। तो उसमें 50 रुपया हमारी अंतिम शेष राशि है नगद। किसके पास? कोषाध्यक्ष के हाथ में अभी 50 रुपया अपने हाथ में रखे हैं, वो छोड़ के 7,600 रुपया उन्होंने बैंक में जमा करने का निर्णय लिया था। कैश बुक में हम कुछ नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक बोल रहा है उसको हमको नगद के लेन देन में लिखना है, और जो बैंक पासबुक बोल रहा है वो बैंक कॉलम में लिखना है। बस बहुत ही आसान है। आप अगर समझेंगे तो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कैश बुक में हम अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, और अपने दिमाग से कुछ नया सोचकर कुछ कलाकारी यहाँ पे करने की ज़रूरी नहीं है। बैठक प्रस्ताव में जो निर्णय लिए हैं, पैसे कितने आए हैं बैठक प्रस्ताव में उठाओ, वहाँ से यहाँ पे डाल दो नकल। ठीक है? और बैंक पासबुक जो बोल रहा है, बैंक पासबुक में जो जमा हुआ है उसको वहाँ से उठाओ, यहाँ पे डालो। खाली आपको क्या करना है? विवरण सही सही लिखना है। बहुत आसानी है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए बैंक में हमने 7,600 रुपया नगद हमारे कोषाध्यक्ष
मान के चलो मैं आपकी कोषाध्यक्ष हूँ, आज की बैठक में मेरे पास ये 7,600 रुपया है, पैसे नहीं है समझ लीजिए, 7,600 रुपया है। ये मैं कोषाध्यक्ष हूँ, जाके कहाँ पे जमा की हूँ? बैंक में। कहाँ पे? बैंक में। बैंक में क्या हुआ है? ये पैसा जमा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज एक ही समय पे मेरे नगद से पैसे, नगद रूप के पैसे यहाँ पे भुगतान हुआ है, यानी मेरा ग्राम संगठन से नगद से पैसे 7,600 रुपया गए हैं, भुगतान हुए हैं, मगर जमा कहाँ पे हुआ है? मेरा ही ग्राम संगठन की बैंक खाता जो है वहाँ पे जमा हुआ है, यानी एक ही समय पे मुझे भुगतान भी हुआ है और जमा भी हुआ है। एक ही जगह पे एक ही खाता दोनों तरफ एक ही समय पे आता है, इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। देखिए ये पैसे, सॉरी इधर लिखना था, ये पैसे मेरे 7,600 रुपया मेरे हाथ से गए हैं। कहाँ गए हैं? बैंक में गए हैं। ये क्या है? प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति है? बैंक की प्राप्ति है। समझ में आ रही है? ये पैसे 7,600 रुपया कहाँ पे जमा हुआ है? बैंक में जमा हुआ है। तो ये हमारा बैंक जमा का कॉलम, यहाँ पे 7,600 रुपया जमा हुआ है। ठीक है, ये हमारा नगदी लेन देन का हिसाब बराबर आ गया। 7,800 रुपया आज हमारा जमा था। ये 7,800 रुपया का हिसाब यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जब हम टोटल करेंगे तो यह 7,800 रुपया बराबर आना चाहिए। ठीक है, आज की बैठक में नगद रूप से हमको 7,800 रुपया मिला था, उसमें 7,600 रुपया हमने बैंक में डाला, किराया भाड़ा के लिए हमने 150 रुपया लिया, बाकी 50 रुपया जो बचे हैं वो हमारे कोषाध्यक्ष के हाथ में है। ये बराबर हो गया। अभी एक अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, एक हमारी नगद रूप की लेन देन समाप्त हो गया। अब क्या करना है? बैंक नाम का लेन देन को पूरा करना है। ठीक है, अब चलेंगे हम बैंक जगह पे। तो देखिए हमारी बैंक खाता में बैंक पासबुक को जब आप देखेंगे तो उसमें शुरुआत में हमारी प्रारंभ राशि था 1,03,000 रुपया। यह हमको कहाँ दिखेगा? पिछली महीने की नगद पुस्तक की इधर की कॉलम में दिखेगा। ठीक है, तो ये 1,03,000 रुपया था। उसके बाद हमने जो 7,600 रुपया जमा किया है, कभी भी बैंक जमा दोनों जगह पे आता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, यानी दोनों तरफ जमा में भी आता है, भुगतान में भी आता है, दोनों तरफ एक ही समय पे लिखने का खाता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और ये एक ही लाइन में एक सामने आपको लिखना है। ऐसा लिखने से आपको सरल तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बैंक जमा हमने जमा किया था 7,600 रुपया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कैश बुक को आपको महीने के आखिरी तक रखना चाहिए। तो यहाँ पे तारीख आपका अलग हो जाएगा। देखिए 10/10/2020 को हमारी बैठक हुआ था, मगर ये पैसे कब जमा हुआ? 11/10/2020 को। समझ में आए? बाकी के पूरे तारीख वही रहेंगे। हम इसीलिए कैश बुक को महीने के आखिरी तक रखना चाहिए। हमने यहाँ पे चेक कब लिख के दिया? इनको 10/10/2020 को लिख के दिया, मगर पैसे जब जमा हुआ है 11/10/2020 को। अब आपको डाउट आएगा, मैडम हम तो पैसे आज दे चुके हैं, वो कब जमा करेंगे, कैसे हमको पता रहेगा? तो पहले हम आपको बैंक जमा का ये कॉलम लिख कर रखना है। जब वो दीदी वाउचर ला के दिखाएगी तब यहाँ पे आपको डेट डालना है। अगर वो वाउचर नहीं भी दिखाएगी, पासबुक की एंट्री देखकर आपको यहाँ पे तारीख डालना है। हमने आज हमारी बैठक में पैसे दिए हैं तो पैसे तो जमा होना ही होना है, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, मगर ये महीने की पैसे इसी महीने में जमा होना है, ये हमारा नियम है। अगर ये महीने के आखिरी तक वो जमा नहीं हुआ है तो वो अंतिम शेष राशि में आएगा और उसका विवरण कोषाध्यक्ष को जवाबदारी लेकर क्यों उन्होंने जमा नहीं किया है उसका कारण भी बताना है। सभी दीदियों को उसका विवरण भी देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा 2 समूहों का चेक हमने जमा किया है।
ये बाकी का तारीख 10-10 रहेगा। आप चाहे तो सविस्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे चेक जिस तारीख को हमने जमा किया है वो तारीख भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या इतना झंझट हम नहीं ले सकेंगे तो जो तारीख को हमको ये चेक मिला है वो तारीख भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? आप सविस्तर लिखना चाहते हैं तो ये चेक को कौन से तारीख में आपने बैंक में जमा किया है वो तारीख आप डाल सकते हैं। नहीं मैडम कितना उतना कौन कंटाल करेगा ऐसा आप सोच रहे हैं तो ठीक, ये चेक आपको कौन सी तारीख में जमा हुआ है आपकी ग्राम संगठन की बैठक में वो तारीख डाल सकते हैं। तो हमारा ग्राम संगठन की बैठक 10/10/2020 में हुआ है तो ये यहाँ पे पूरा वही तारीख आएगा। ठीक है, अगर मान के चलो क्लस्टर संगठन से आपको अलग अलग प्रकार की निधि आई है, या बैंक पासबुक में आपके नाम पर कोई बैंक कमीशन कटा है या कुछ अलग अलग से, जब पासबुक आप चेक करेंगे तो आपको एंट्री दिखेगा ना, तो उसमें जो तारीख को आपको आया है उसका विवरण यहाँ पे लिखकर वो तारीख यहाँ पे आपको डालना है। अगर नहीं भी डालेंगे तो ये पूरा 10वां महीना माने अक्टूबर महीना का है तो ऊपर अक्टूबर महीना आप अक्टूबर 2020 लिखेंगे तो सीधा ये पूरा 1 महीने का लेन देन हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे, अब इसको हम टोटल करेंगे। हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार हमारी ये महीने में बस इतना ही हमको लेन देन हुआ है। तो एक बार ये टोटल हम लिखेंगे। चलो कितना आएगा? 1,13,700। तो हमने अभी बात किया है ना, इधर टोटल डालते ही तुरंत यहाँ पे टोटल डालना है। कितना है? 1,13,700। अब एक बार चेक करेंगे 1,13,700 में हमने कितना भुगतान किया है? 1,00,000 रुपया लोन दिया है, 7,450 रुपया CLF को जमा किया है, और एक खाता भी है, ये है हमारा BOA का मानधन। इनको हमने दिया है 500 रुपया। 500 रुपया देना है, ये कोई नियम नहीं है, हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। आप 500 दीजिए, 1,000 दीजिए या फ्री में काम करवा लीजिए, वो आपकी ग्राम संगठन की दीदियों के इसी बैठक की इसी सदस्यों के नियम के अनुसार रहता है। हम आपको मात्र यहाँ पे लिखने की तरीका एक्सप्लेन करें, ना कोई गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि 500 रुपया देना है। ठीक है, आप मात्र विषय को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये उदाहरण है कि उनको हमने BOA को मानधन खाता, BOA यहाँ पे विवरण लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, श्रीमती रजिता जी को हमने सितंबर 2020 की 20 महीने का मानधन चेक नंबर 55/22/12 द्वारा भुगतान किए हैं। तो अभी जो महीना चालू है, चालू महीने का वेतन हम नहीं दे सकते हैं, यानी वो जो महीना चल रहे हैं उस महीने का वेतन हम नहीं देंगे। महीना पूरा काम करने के बाद अगले महीने में उनको वेतन मिलता है, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे उनको हमने 500 रुपये दिया है, तो वो कौन सी महीने का वेतन है, यहाँ पे आपको उसका विवरण स्पष्ट करके लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सफ़र खर्च खाता, ये हमने अभी आपसे बात किया है, नगद रूप से हमने दिया है। तो ये टोटल कितना हुआ है? 1,07,450 और ये 500, भुगतान कितना हुआ है टोटल? 1,07,950 रुपया। तो अंतिम शेष राशि कभी भी आपको ध्यान रखना है, तो ये टोटल को माइनस करने के बाद जो शेष राशि आती है उसको हमको यहाँ पे अंतिम शेष राशि में लिखना है, जो हमारी बैंक की पासबुक की आज की क्लोजिंग बैलेंस में दिखता है 5,750 रुपया। तो ये आपको टैली करना है। एक बार आपको फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगी। नगद पुस्तक 2 पन्नों में रहता है, इस तरफ प्राप्ति लिखना है, इस तरफ भुगतान लिखना है। ठीक है, प्राप्ति का विवरण, प्राप्ति में 2 प्रकार का विवरण है, एक नगद रूप से लेन देन होता है और एक बैंक रूप से लेन देन होता है। तो जो नगद से लेन देन होता है वो नगद में लिखना है, और जो बैंक से लेन देन होता है वो बैंक में लिखना है। तो आप जब साधारण खाता बही लिखते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रॉल है ना, ये स्क्रॉल का जो टोटल है, मतलब ये टेबल में जो आखिरी में शेष राशि है, ये टोटल अमाउंट जो है ना वो हमारी बैंक साधारण खाता बही पुस्तक में दिखना चाहिए। यहाँ पे कुल राशि, जैसे यहाँ पे नगद में 600 रुपया आया है, मगर चेक के माध्यम से हमको 200 रुपया आया। हम क्यों ऐसे बता रहे हैं कि ज़्यादातर
99% हमको लेन देन मात्र चेक के माध्यम से ही करना चाहिए। मगर कुछ क्लस्टर संगठन या कुछ ग्राम संगठन अभी भी चेक के माध्यम से लेन देन करने की प्रक्रिया को प्रयास को जारी किए हैं। तो कुछ समूह नगदी रूप से जो लेन देन करते हैं और कुछ समूह चेक के माध्यम से लेन देन करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको जो पैसे नगद से आए हैं उसको नगद कॉलम में लिखेंगे हम, और जो पैसे बैंक से आए हैं जो समूह के नाम से आए हैं वो समूह के नाम के सामने आपको लिखना है। कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। जब साधारण खाता बही पुस्तक लिखेंगे या लेडजर लिखेंगे तो लेडजर लिखने के लिए आपको यहाँ का जो नीचे का जो टोटल है यह आपको लेना चाहिए। तो ये लेने से आपको यानी आज के हमारी बैठक में 800 रुपया जमा हुआ है, वो 800 रुपये में 600 नगद से आए हैं, बाकी 200 हमको बैंक में सीधा जमा हुआ है। टोटल से बराबर आना चाहिए। तो इसमें कभी भी आपको ध्यान रखना है एक कैश बुक क्लोज करते समय पूरे कॉलम कंप्लीट हुए हैं या नहीं उसको आपको देख करना है। तो ये हमारा 1 महीने की कैश बुक है। तो ये हमारा अक्टूबर महीने की कैश बुक है। तो देखिए प्राप्ति में जो है हर प्रकार की कॉलम हमने पूरा किया है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे बैंक से आया है, जो नगद से आया है तो बैंक में डैश लिखना है, अगर बैंक से लिया है हमने तो नगद में डैश लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया है। तो इसके बाद यहाँ पे वाउचर नंबर है। वाउचर के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है, पहले आप वाउचर की वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको नगद पुस्तक समझ में आएगा। तो ये कौन से वाउचर नंबर में हमने लिखा है वो वाउचर नंबर यहाँ पे लिखना है। यह हमारा वाउचर नंबर 10 है, ठीक है। यह हमारा वाउचर नंबर 9 है और यह हमारा वाउचर नंबर 11 है। यह हमारा वाउचर नंबर 12 है। यह अगर आपकी नगद पुस्तक में साधारण खाता बही खाता संख्या भी है, साधारण खाता बही पुस्तक का पेज नंबर भी अगर लिखा हुआ है तो वो पेज नंबर को भी वो कॉलम भी है, तो कौन से पेज नंबर पे आपने इसका विवरण लिखा है वो यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नगद पुस्तक का ये सेशन समझ में आया है। थैंक यू।